चलो, लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने कुछ टूल्स पढ़ना शुरू किया था। याद करो, मैंने बताया था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए अपने को 4 टूल्स चाहिए। एक अपने को एंजाइम चाहिए, एक चाहिए आपको वेहिकल या वेक्टर डीएनए, एक चाहिए आपको डिजायर्ड जीन और एक चाहिए होस्ट सेल। याद करो, हम लोगों ने एंजाइम स्टार्ट किया था और एंजाइम में हमारी बात हुई थी कि जो एंजाइम होती है बेटा, एक होती है लाइटिक एंजाइम और एक होती है क्लीविंग एंजाइम। लाइटिक एंजाइम के बारे में मैंने बताया था, जैसा सेल वॉल तोड़ना होगा उसके अकॉर्डिंग अपन एंजाइम तोड़ डालेंगे। क्लियर? अगर प्लांट सेल वॉल तोड़ना है तो कौन सा एंजाइम दोगे बेटा? सेलुलेज एंड पेक्टिनेज। अगर बैक्टीरियल सेल वॉल तोड़ना है तो लाइसोजाइम देंगे, और अगर फंगल सेल वॉल तोड़ना है तो काइटिनेज देंगे। क्लियर? अगर सेल वॉल ब्रेक हो गया, सेल मेम्ब्रेन ब्रेक हो गई, उसके बाद अपने पास क्या आ गया? डीएनए आ गया या फिर न्यूक्लिक एसिड आ गई। तो न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम यूज करेंगे वो कौन सी थी बेटा? हमारी न्यूक्लियेजेस। और ये न्यूक्लियेजेस डीएनए को कहां से कट करेंगे, इस बेसिस पे 2 एंजाइम थे, एक था एक्सोन्यूक्लियस और एक था इंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस जो डीएनए को साइड से कट करेगी वो एक्सोन्यूक्लियस होगी, और जो डीएनए को हमारे सेंटर से कट करेगी वो कौन होगी? इंडोन्यूक्लियस होगी। इंडोन्यूक्लियस कौन सा? हमारा रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम था। क्लियर? इससे पहले हमने पढ़ा था बेटा, फर्स्ट जेनेटिक हमारा सब फर्स्ट सक्सेसफुल जीन ट्रांसफर कौन करवाया था? पॉल बर्ग ने। इसलिए इसको क्या नाम दिया था? फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग नाम दिया था। हमारी बेटा फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कब आई थी? 1978 में आई थी। और कौन लेके आए थे? हमारे हर्बर्ट बोयर और स्टैनले कोहेन। ये कब लेके आए थे बेटा? 1972 में। याद आ रहा है? 1972 में लेके आए थे। उसके बाद आ जाओ बेटा, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपन रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जिसको अपन दूसरा नाम देते हैं बेटा मॉलिक्यूलर सीजर। अब देखो, इसको क्यों नाम देते हैं मॉलिक्यूलर सीजर? आप इसके बारे में जानते हो बेटा? ये क्या करेगा? हमारे डीएनए के मॉलिक्यूल्स को कट करने का काम करता है। ये जो अपन बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, ये रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कोई एक एंजाइम नहीं है बेटा, यहां बल्क में एंजाइम होते हैं, और इसी बल्क एंजाइम के क्लास को अपन क्या नाम देते हैं? इंडोन्यूक्लियस नाम देते हैं। यहां पे कोई एक एंजाइम की बात नहीं करते हैं, अपन बल्क एंजाइम की बात करते हैं बेटा। इस पूरे क्लास को क्या नाम दिया गया है? इंडोन्यूक्लियस नाम दिया गया है। क्लियर है? अब ये जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस होती है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ कहां पाई जाती है बेटा? सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोट्स में। कहां पाई जाएगी? प्रोकैरियोट्स में पाई जाएगी, कभी आपको यूकैरियोट्स में देखने को नहीं मिलेगा। अब देखो, यहां पे इसकी जितनी पॉइंट लिखी जाएगी ये डायरेक्ट याद रखना, क्योंकि ये पूरी की पूरी एनसीईआरटी ने हमारी इसकी कहानी लिख रखी है बेटा। क्लियर? हमारी जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है सिर्फ कहां पाई जाएगी? प्रोकैरियोट्स में, कभी आपको यूकैरियोट्स में देखने को नहीं मिलती है। दूसरी चीज याद करो, हमारी जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस होती है इसका काम क्या होता है? डीएनए को कट करती है। तो जब रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम की बात करते हैं, जो हमारी फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस थी बेटा, वो थी हमारी हेंड सेकेंड। पहली कौन सी आई थी? हिंड सेकेंड आई थी। और ये जो हिंड सेकेंड को डिस्कवर्ड करने वाले साइंटिस्ट थे बेटा, इनको किसने डिस्कवर्ड किया था? स्मिथ ने डिस्कवर्ड किया था। पहली रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जिसको आप नाम देते हो हिंड सेकेंड, डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था स्मिथ नाम था। उसके बाद एक और हमारी रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस आई जिसको आपने नाम दिया EcoR1। ये जो EcoR1 थी बेटा, इसको डिस्कवर्ड करने वाले 3 साइंटिस्ट थे। कौन कौन थे? एक थे हमारे अर्बर, नाथन और स्मिथ। इन तीनों ने मिलकर बेटा हमारे EcoR फर्स्ट इंडोन्यूक्लियस एंजाइम को डिस्कवर्ड किया था। इसीलिए इनको 1978 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, क्योंकि EcoR फर्स्ट का डिस्कवरी होना आपके लिए बेटा किसी चमत्कार से कम नहीं था। क्योंकि जब तक अपनी EcoR फर्स्ट नहीं आई थी तब तक अपने लिए लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हम किसी भी प्रोडक्ट का नहीं कर पाते थे। हमारी 99% जो प्रोडक्शन होती है वो बैक्टीरियल सेल में करवाते हैं बेटा अपना जीन ट्रांसफर। अपना मैक्सिमम हम प्रोडक्ट कहां से बनवाते हैं? बैक्टीरियल सेल से। आपको क्या लग रहा है? EcoR फर्स्ट इकोलाई बैक्टीरिया की बात हो रही है।
और जब तक इकोआर फर्स्ट अपनी रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डिस्कवर्ड नहीं हुई थी, तब तक बेटा हम अपना जीन का प्रोडक्शन इतना ज्यादा लार्ज स्केल पे नहीं करवा सकते थे। क्लियर है? अब इनका काम क्या होता है बेटा, कल क्या बताया था, इनका क्या काम होगा बेटा, कट करेंगे डीएनए को, वो भी कहीं ऐसे नहीं, कट करेंगे किसी स्पेसिफिक साइट पर, और उसी को क्या नाम देते हो आप, रिस्ट्रिक्शन साइट नाम देते हैं बेटा, या फिर इसी को नाम देते हो आप रिकॉग्निशन साइट। आ जाओ समझते हैं बेटा इसके बारे में। देखो हमारी एनसीईआरटी लिखती है कि जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज है ये डीएनए को किसी स्पेसिफिक साइट से कट करेगी, और जिस साइट से कट करती है उसी को आप क्या नाम देते हो, रिस्ट्रिक्शन साइट, या इसी को क्या नाम देते हैं, रिकॉग्निशन साइट नाम देते हैं। लेकिन एक शर्त होगी, कहां से ये कट करेगा, सिर्फ और सिर्फ कौन से डीएनए को, सिर्फ और सिर्फ पैलिंड्रोमिक डीएनए को, विच इज यूजुअली पैलिंड्रोमिक डीएनए। अब ये क्या होता है पैलिंड्रोमिक डीएनए, इसके बारे में आ जाओ समझते हैं। चल भाई देखो एक चीज हमेशा याद रखना, जिन्होंने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ लिया वो तो जान गए होंगे अब तक में क्या होता है पैलिंड्रोमिक डीएनए। देखो डीएनए की जब स्ट्रैंड को आप स्टडी करो, राइट, चाहे अपन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की स्टडी करें या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की स्टडी करें, दोनों तरफ से हमेशा सेम अपनी सीक्वेंस आनी चाहिए। जैसे यहां पे अगर चले बेटा अपन 3' to 5', तो इस तरफ क्या हो जाएगा 5' to 3'। अब यहां पे एक हमने लिया GAATTC और इस तरफ से लिया GAATTC। अब ध्यान से देखो, आप एक चीज बताओ, आप चाहे जिस तरफ से डीएनए के सीक्वेंस की स्टडी करो, क्या दोनों तरफ से सीक्वेंस सेम लिखे गए हैं? देखो अब ऐसे मत करना, सर इधर से चले तो GATTC से आया और इधर से चले तो C से हमारा शुरू हो रहा है। जब भी आप सीक्वेंस स्टार्ट करोगे या तो 5 प्राइम से स्टार्ट करोगे या तो 3 प्राइम से स्टार्ट करोगे। अगर यहां से आपने पहले स्टैंड को 3 प्राइम से स्टडी करना शुरू किया तो इस स्टैंड को भी कहां से शुरू करोगे बेटा, 3 प्राइम से ही शुरू करोगे। और अगर आपने यहां से 5' से शुरू किया है तो इस तरफ से 5' से ही चलोगे बेटा। जब भी आपकी दोनों स्टैंड की स्टडी क्या हो जाए बेटा, सेम हो जाए, सीक्वेंस दोनों तरफ से सेम हो जाए, उसी को आप क्या नाम देते हो, पैलिंड्रोमिक डीएनए नाम देते हैं। क्लियर है? जैसे हमारे एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल लिख रखा है मलयालम। मलयालम को तुम राइट साइड से पढ़ो या लेफ्ट साइड से पढ़ो, दोनों तरफ से कहानी अपनी सेम आएगी। क्लियर है? अब आ जाओ बेटा, देखो ये हमने पैलिंड्रोमिक डीएनए लिया है और दूसरी चीज एनसीईआरटी ने लिखा कि रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज इस पूरे के पूरे डीएनए स्ट्रैंड को किसी स्पेसिफिक साइट से कट करेगी। याद रखना, हमारी जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज अब तक हमारे पास आई है ये 900 से ज्यादा आ चुकी है। कितनी आपकी आ चुकी है बेटा, मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की डिस्कवरी हो चुकी है अब तक में। और ये 900 रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज को टोटल कितने बैक्टीरिया से निकाला गया है बेटा, ये स्ट्रेन किया गया है हमारी 230 बैक्टीरिया को। जब 230 बैक्टीरिया को स्ट्रेन किया गया तो उससे कितने रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज निकल के आए, 900 निकल के आए हैं। अब आप गेस करके देखो ये 900 के अगर आपको नाम रटवाए जाए तो रट लोगे? बोल बे रट लगी? कहां तू लड़ाई करके आ रही है? हैं? अच्छा तू भी फुटपाथ पे ही सोती है? अच्छा फुटपाथ पर से ये पूरा धूल लगा हुआ है, हैं? पीडब्ल्यू वाले दूसरी टी शर्ट मांग लो, नहीं देते एक्स्ट्रा, सच में नहीं देते रे। और दो दी आपका मोहल्ला ले जाओगी पूरा, हैं? गरीबों, हम लोग के पास तो महीने में 4 चाय जितना लेते रहो। पैसे तो हम दे देंगे, हमें तो दो, तेरी लेवल वही हो सकती है। चल भाई आजा। देखो हमने बताया कि ये क्या करेगी, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियर डीएनए को किसी स्पेसिफिक साइट से कट करेगी, राइट। अब स्पेसिफिक साइट के लिए मैंने बताया 900 रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है, सबका अपना अपना साइट फिक्स है।
कि आप किसी भी डीएनए को कहां से कट करेंगे। जैसे आप बात करो बेटा, यहां पे हम बात करें इको आर फर्स्ट की, इसेरिचिया कोलाई RY13 फर्स्ट की अगर बात करें, तो ये जो होती है बेटा, ये हमारे डीएनए को सेंटर से थोड़ा दूर जाके कट करती है। क्लियर? और इसका जो कटिंग सीक्वेंस होता है, जो रिस्ट्रिक्शन साइट होती है, वो होती है बेटा ग्वानिन और एडेनिन के बीच में। अगर इस तरफ से ग्वानिन और एडेनिन के बीच में है, तो इस तरफ से भी कहां होगी बेटा? ग्वानिन और एडेनिन के बीच में होगी। कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमेशा डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट से कट करेगा। ये फिक्स साइट होगी, ऐसे नहीं कि जहां से चाहा वहीं से काट दिया। क्लियर है? और जिस साइट से कट करेंगे उसी को आप क्या नाम दोगे? रिस्ट्रिक्शन साइट, या फिर क्या नाम दोगे इसको? रिकॉग्निशन साइट नाम देंगे। क्लियर है? अब इसको काट के देखते हैं। चल बेटा, ये यहां से कट लगाया और यहां से कट लगाया, तो एक चीज बताओ, ये इतना स्ट्रैंड दूसरा हो जाएगा और ये इतना स्ट्रैंड दूसरा हो जाएगा। क्लियर? चल भाई काटो। काटे हो कभी किसी का? हैं? कभी जिंदगी में नहीं काटे हो? तेरा खुद का कटा हुआ है, तो किसी और का क्या काटेगा बे? हैं? चलो आ जाओ, ये रही हमारी जी, और नीचे की तरफ इसमें क्या क्या आएगा बोलो? सी टी टी ए, बस इतना ही आएगा एक डीएनए में। अब दूसरी तरफ आ जाओ बेटा, एक और जो कटा हुआ है वो क्या बनाएगा? यहां से ए टी टी सी, और इस तरफ से क्या बनेगी? जी। ये लो, अब ध्यान से देखो आप, क्या आपने पूरी कहानी यही बना रखी है? ये लो, हमारी क्या किया बेटा इसने, इस एंजाइम ने, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज ने डीएनए को क्या कर दिया? कट कर दिया है। और जहां से कट किया उसको आपने क्या नाम दिया? रिस्ट्रिक्शन साइट, या इसी को क्या नाम दोगे आप? रिकॉग्निशन साइट। अब आप एक चीज बताओ, ये ध्यान से देखो बेटा, ये एंड कौन से बने हैं आपके? स्टिकी एंड या ब्लंट एंड? बोलो, कल इसके बारे में मैंने समझाया था। ये कौन सी एंड बनी हुई है? स्टिकी एंड बनी हुई है। एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी इको आर फर्स्ट हमारी कटिंग करेगी, कौन सी एंड बनेगी? स्टिकी एंड बनेगी बेटा। क्लियर? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का सिर्फ एक काम, वो क्या करेगी बेटा? फॉरेन डीएनए की रिकॉग्निशन साइट को कट करने में हेल्प करेगी। और जब एक बार ये डीएनए आपका डिजायर्ड जीन कट होके मिल गया, तो आप इसको क्या वेक्टर से जोड़ सकते हो? 100% जोड़ लेंगे। तो आ जाओ, इसका दूसरा काम क्या होता है बेटा? देखो, हमारी जो पूरी की पूरी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज होती है, कभी अपने डीएनए को कट नहीं करती है, क्योंकि अगर अपने ही डीएनए को वो कट करने लगी तो प्लाज्मिड तो कभी जिंदगी में आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है? और जिस प्रोसेस से इसने आपका काटा है बेटा, इसको नाम देते हैं हाइड्रोलिसिस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जिस प्रोसेस से कट करती है बेटा डीएनए को, इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? हाइड्रोलिसिस नाम देते हैं। ये लो, ये तक क्वेश्चन तुम्हारे यहां पूछा गया है। जिस प्रोसेस से कट करेगी फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को, कौन सी प्रोसेस होगी? हाइड्रोलिसिस होगी। और मैंने क्या बताया? इट नेवर कट ऑन डीएनए, कभी अपने डीएनए को कट नहीं करेगा। भाई कोई अपना थोड़ी ना काटता है, दूसरे का ही काटता है। लेकिन इसके डीएनए को आप मॉडिफाई कर सकते हैं बेटा, ये खुद भी मॉडिफाई कर लेता है। और मॉडिफाई जिस प्रोसेस से करता है, उस प्रोसेस को अपन क्या नाम देते हैं? मेथाइलेशन नाम देते हैं। ये एनसीईआरटी ने हमारे लिख रखा है कि भाई कभी भी ये अपने डीएनए को कट नहीं करेगी, अपने डीएनए को मॉडिफाई कर सकती है। जिस प्रोसेस से मॉडिफाई करेगी उसको आप क्या नाम दोगे? मेथाइलेशन नाम देंगे। और आपका जो डीएनए कट करेगी उस प्रोसेस को क्या नाम दोगे आप? हाइड्रोलिसिस नाम देंगे। और ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्वेश्चन अक्सर करके दिमाग में आता है, सर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का बैक्टीरिया में पाया जाना क्या सिर्फ एंजाइम को डीएनए को काटने का है? नहीं बेटा, इस पहली चीज बैक्टीरिया ने आपके लिए थोड़ी ना बनाया है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ये तो अपने लिए बना रखा है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है।
ये बैक्टीरिया की क्या होती है बेटा, डिफेंस सिस्टम होती है बेटा। ये लो, डिफेंस सिस्टम ऑफ बैक्टीरिया। बस इतना ही आपके एनसीईआरटी ने लिखा है और इतना ही आपको भी पढ़ना है। जहां किसी को ना आ रहा वो पूछ सकता है। ये हमारी सिर्फ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात हुई अभी तक। अभी हम आके नहीं बढ़े हैं बेटा, अपनी क्लीविंग एंजाइम पे ही चल रहे हैं। क्लियर हुई कहानी? बोलो यार, कुछ पिक्चर बनी? ये जितनी लाइन लिखी गई है डायरेक्ट सारे क्वेश्चन है तुम्हारे। क्लियर? पहला अपना रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा था बेटा, हिंड। सेकंड किसने डिस्कवर्ड किया था, स्मिथ ने। और उसके बाद इको आर फर्स्ट को किसने डिस्कवर किया था, अर्बर, नाथन और स्मिथ ने, जिसके लिए 1978 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। एनसीईआरटी ने जितने ईयर लिख रखे हैं वो ईयर मत भूलना, ईयर में वही लिखवाऊंगा तुम्हें जहां एनसीईआरटी ने लिखा होगा। क्लियर है? चल भाई आगे आ जाओ। नेक्स्ट, दो एंजाइम कंप्लीट। लाइटिक एंजाइम सेल वॉल को तोड़ा, उसके बाद क्लीविंग एंजाइम डीएनए को तोड़ा। याद करो कल तोड़ने के बाद जोड़े भी तो थे। बोलो, डीएनए लाइगेज याद आ रहा है? नेक्स्ट आएगी अपने तीसरी, ज्वाइनिंग एंजाइम, या इसी ज्वाइनिंग एंजाइम को आप नाम देते हो बेटा मॉलिक्यूलर ग्लू नाम देते हैं, चिपकाने का काम करेगी ज्वाइनिंग एंजाइम या मॉलिक्यूलर ग्लू। चल भाई याद करो कल हम लोगों ने ये क्या काम करेगा बेटा, ज्वाइन करवाएगा फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। ये लो, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। और एग्जाम्पल कौन हो सकता है बेटा, डीएनए लाइगेज एंजाइम। अब क्या हमें यह बताने की जरूरत है कैसे जोड़ोगे? कल मैंने बताया था आपको, क्या यहां पे बताने की जरूरत है? अरे बोलो रे अन्ना भाई संग तरह बैठ रहे, कुछ तो हाँ ना बोल दिया करो। पक्का पता है ना कल का कैसे जोड़े थे? आ जाओ। नेक्स्ट आती है अपनी चौथी एंजाइम, जिसको नाम देते हैं सिंथेसाइजिंग एंजाइम। अब ध्यान से देखो बेटा, सिंथेसाइजिंग एंजाइम क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। एक चीज बताओ, कल आपने एक चीज नोटिस किया था, हमने एक बनाया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यही तो बनाए थे ना। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले जाके क्या करवाया था, होस्ट में कल्चर करवाया था। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करवाए थे, कल्चर करवाए थे। कहां पे कल्चर करवाए थे, होस्ट सेल में। अगर इसको होस्ट सेल में आप ले जाके कल्चर करवाओगे, एक रहा हमारा बैक्टीरियल सेल, इस बैक्टीरियल सेल पे आप लेके आए हो बेटा एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए। पक्की बात? अब एक चीज बताओ, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए लेके आया, इस पूरे बैक्टीरिया सेल ने हमारा क्या किया, रेप्लिकेशन किया। और रेप्लिकेशन करने के वजह से यहां पे बल्क में रिकॉम्बिनेंट डीएनए बने। और बल्क में जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेंगे तो बल्क में तुम्हारी डिजायर्ड जीन भी तो बनेगी। तो बल्क में डीएनए बनाने वाली जो जीन होगी उसी को क्या नाम दोगे आप, सिंथेसाइजिंग एंजाइम नाम दोगे। ये जो बल्क में लेके तो एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए लेके आए थे ना, कल्चर करवाए थे उस सेल में, इसने बल्क में बना दिया, तभी तो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होगा। अपना टारगेट क्या है, क्या एक जीन से एक हार्मोन बनाने का टारगेट है? नहीं बेटा, एक जीन दो, बल्क में अपन हार्मोन बना के लिए आए, यही तो है बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर है? तो यहां पे जब अलग अलग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनी, अलग अलग डिजायर्ड जीन बनती चली गई, तो डीएनए से डीएनए भी बना होगा, डीएनए से आरएनए भी बना होगा, आरएनए से डीएनए भी बना होगा। ये बनाने वाले एंजाइम को क्या नाम दोगे आप, सिंथेसाइजिंग एंजाइम नाम देंगे। क्लियर? आ जाओ, सिंथेसाइजिंग एंजाइम की बात करते हैं बेटा। एक होती है हमारी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। नाम को पकड़ो, आंसर तुम्हारे सामने है। बोल भाई, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या बनाएगा, डीएनए से डीएनए बनवाएगा। जो भी एंजाइम डायरेक्ट डीएनए से डीएनए बनवाए उसको नाम दोगे आप डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। नेक्स्ट एक आती है अपनी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब बोल भाई ये क्या करवाएगा, डीएनए से
आरएनए बनाएगा। जो डीएनए से आरएनए बनवा दे वो होगी अपनी आरएनए पॉलीमरेज। प्रोसेस का क्या नाम होगा जब डीएनए से आरएनए बनवाओगे? ट्रांसक्रिप्शन। अगर डीएनए से डीएनए बनाए तो रेप्लिकेशन। पक्की बात। लेकिन क्या जरूरी हर समय डीएनए से डीएनए बनाए? क्या हर समय डीएनए से आरएनए बनाए? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, आरएनए से डीएनए बनवा दे? ये भी तो कर सकते हैं ना। तो एंजाइम का नाम क्या होगा अब? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। क्यों रिवर्स? क्योंकि अपना फॉरवर्ड प्रोसेस क्या होता है? डीएनए टू आरएनए बनाना। आरएनए से डीएनए बनाओगे यानी उल्टा चलना अपने को। एंजाइम का नाम क्या होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये लो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये क्या करवाएगा बेटा? आरएनए से किसका फॉर्मेशन करवाएगा? डीएनए का फॉर्मेशन करवाएगा। क्लियर है? ये एंजाइम अपने चार होते हैं। कौन कौन? लाइटिक एंजाइम, क्लीविंग एंजाइम, ज्वाइनिंग एंजाइम और सिंथेसाइजिंग एंजाइम। अपने दो पार्ट कंप्लीट। दो का एक पार्ट अभी कंप्लीट हुआ, सिर्फ और सिर्फ एंजाइम। उसके बाद दूसरा पार्ट कौन सा था? वेक्टर या व्हीकल डीएनए, है ना। चल भाई स्टार्ट करते हैं वेक्टर या व्हीकल डीएनए। ये लो है। अच्छा वो छूट गया, बहुत अच्छा। चलो भाई बता दिया नहीं, अब तक तो निकल जाता वो। तुझे पहले ही बताना था भाई। ये तो नेमिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। देखो अगर कोई पार्ट छूट जाया करे तुम पहले ही बता दिया करो, ये जबकि इंडोन्यूक्लियस में ही आना चाहिए था। चल भाई देखो अभी आपने दो नाम लिखे थे, एक हिंड सेकेंड और एक आया था इस्रेचिया कोलाई RY13 फर्स्ट। यही तो आया था ना। ये क्या है? ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये क्या होता है? कैसे नेमिंग करते हैं इसके बारे में आ जाओ, समझते हैं। आ जाओ बस यहां पे एक चीज लिख के रखो, इको पार्क। अरे इको R1 है ना, याद तो करने का सबसे अच्छा तरीका है तुम्हारे लिए, है ना। कुछ लोगों के दिमाग में वही चल रहा होगा, सर जाए क्या, घूम के आए अभी, क्लास तो चलती रहेगी। जाओ जाओ जाओ, जा रे उजड़े चमन, जाना है? बड़ा खुश हो गया, वैसे वो सुनता नहीं कभी क्लास। आज तक रहो, जाना है? जाएगा? जाओगे? नहीं जाएगा? तेरे पास कोई होना भी तो चाहिए ले जाने के लिए रे। हैं तुम इतनी सन्नाटा क्यों बैठी रहती हो? खाना मिलता है हॉस्टल में? तो रिश्ते में उसका चाचा लगता है, तुझे जो बड़ा पता है। क्लास समझ में आती है? हाँ सच में नहीं समझ में आती है? क्या कर रही है? अरे ये भाई, अच्छा मतलब तुम्हें समझ में आती इसलिए आती हो, बाकियों को नहीं समझ में आता जो नहीं आते? अच्छा बाकियों के बारे में कुछ नहीं पता, इससे पूछो, पूरा मोहल्ले का खबर रखती है ये। चलो तो बोला तो करो, बैठी रहती हो। सुपारी खाती हो मुंह में, गुटखा, बीड़ी, तो जवाब तो दिया करो कुछ पूछने के बाद। आ जाओ, नेमिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ध्यान से देखो कितने वर्ड नजर आ रहे हैं इसमें, कितने लेटर नजर आ रहे हैं? लेटर 4। शाबाश, ये इंग्लिश पढ़ी है, इसको अलग ही मजा आ गया। अबे 5 लेटर नजर आ रहे हैं, ध्यान से देखो। हमने न तो अल्फाबेट पूछा था। अच्छा लेटर मतलब वही होता है? अच्छा मैं ठहरा गरीब आदमी, मुझे पता नहीं है, कोई बात नहीं। ये लो बेटा, 1 2 3 4, 4 यहां पे लेटर प्रेजेंट है और एक क्या प्रेजेंट है? अपना रोमन नंबर। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले अपना जो फर्स्ट लेटर होता है बेटा, किसने दिया था तुमको फर्स्ट लेटर? सर नाम नहीं बता सकते। ये होता है बेटा जीनस ऑफ बैक्टीरिया। क्लियर? उसके बाद आता है आपका सेकेंड लेटर, ये क्या होता है आपका?
स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया, या फिर आप स्पेसिफिक एपिथेट बोलो, वो भी एक ही है, राइट। फिर उसके बाद सॉरी सेकंड नहीं, सिर्फ सेकंड एंड थर्ड, और फिर आएगा आपका फोर्थ लेटर, ये होता है स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। और उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रोमन लेटर। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा? सीक्वेंस ऑफ आइसोलेशन। आ जाओ समझते हैं। देखो यहां पे एक लिखा गया है इक्वार फर्स्ट, एक और लिख दे रहे हैं तुम्हारे लिए, हैंड नहीं, मजा नहीं आएगा, ये तो सेम हो गया। एक लो, ये लो CLA फर्स्ट या फिर PVU फर्स्ट। अब ध्यान से देखना तुम, इसमें कितने लेटर आपको मिले, इसमें कितने मिले, कुछ डिफरेंस नजर आया? एक में 4 लेटर और एक में 3 लेटर। इसका मतलब जो अपना फोर्थ लेटर है ये हर समय पाया जाएगा, इसकी कोई गारंटी है क्या? नहीं। ये क्या होगा अपना? ऑप्शनल होगा। फोर्थ लेटर क्या होगी बेटा? ऑप्शनल होगी। अब आ जाओ वन बाय वन समझते हैं। जैसे आपने पढ़ा बेटा, एक एग्जांपल ले लो, बाकी सारे एग्जांपल से कोई मतलब नहीं है। एक हमने लिया इकोआर फर्स्ट, ये जो ई रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जीनस ऑफ बैक्टीरिया। ये क्या है बेटा? जीनस ऑफ बैक्टीरिया। और ये जीनस कौन सी है अपनी? इस्रेचिया जीनस है। कौन सी जीनस है बेटा? इस्रेचिया। उसके बाद ध्यान से देखो, ये कौन सी है अपनी? सेकेंड एंड थर्ड। अब आ जाओ, जब सेकेंड एंड थर्ड की बात करोगे, ये क्या रिप्रेजेंट करेगी बेटा? स्पीसीज। और कौन सी स्पीसीज है ये? कोलाई। 3 लेटर की कहानी खत्म। चौथे लेटर पे आ जाओ बेटा, कौन सी है चौथा लेटर इनका? आर। अब ध्यान से देखो, हमने पहले ही बताया स्ट्रेन सारे बैक्टीरिया में आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। जो इस्रेचिया कोलाई होती है ना, इस्रेचिया कोलाई का जो इकोआर फर्स्ट आया था, वो स्ट्रेन की गई थी बेटा RY13 प्लेटिंग पर। RY13 ये प्लेटिंग का नाम था, जिसको आप नाम देते हो बेटा स्ट्रेन। क्लियर? और उसके बाद यहां पे दिया गया है फर्स्ट। ये क्या दिया गया है? ये क्या थी हमारी? स्ट्रेन। और ये क्या है बेटा? सीक्वेंस ऑफ आइसोलेशन है। सीक्वेंस ऑफ आइसोलेशन का मतलब इस्रेचिया कोलाई से जो फर्स्ट एंजाइम आइसोलेट की गई थी, उसी को क्या नाम दिया आपने? इकोआर फर्स्ट नाम दिया। अब देखो, जब इस्रेचिया कोलाई से पहला एंजाइम बना तो इकोआर फर्स्ट नाम दिया। इस्रेचिया कोलाई से अगर इसी RY13 प्लेट से एक और एंजाइम बनी इसके बाद, तो क्या आ जाएगा? इकोआर सेकेंड आ जाएगा। थर्ड बन गई तो इकोआर थर्ड हो जाएगी, 4 बन गई तो फोर्थ आ जाएगी। बस ये जितना रोमन लेटर लिखा रहेगा पीछे, ये रिप्रेजेंट करेगा ये कितने लोगों के बाद आया है। जैसे एक आपने पढ़ा अभी अभी हिंड सेकेंड, है ना? हिंड सेकेंड, इससे पहले हिंड फर्स्ट ढूंढा जा चुका है। इसका मतलब अब जरूरी नहीं है हिंड फर्स्ट पहले ही आ गया हो। क्लियर? बन रहा हो, अभी पूरी तरह से डिस्कवर्ड ना हो, अपने काम का ना हो, इसलिए नहीं दिया गया। क्लियर है? जैसे आपने पढ़ा बेटा PVU फर्स्ट एंड PVU सेकेंड, अपने सिलेबस में है। ठीक है? इकोआर 5 और इकोआर फर्स्ट दोनों हमारे सिलेबस में है। क्लियर है? ये तो काफी टॉपिक छूट गया रे पीछे। ज्वाइनिंग एंजाइम से पहले तो अपना मोड ऑफ कटिंग आना चाहिए था। पूरी की पूरी टॉपिक ही निकल गई वो तो। कोई बात नहीं, यही ऐड करते हैं, है ना? तुम समझ तो जाओगे ही, वैसे भी तुम लिखते नहीं हो, नोट्स लेके बैठे रहते हो। ठीक है, आ जाओ। देखो, जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज के बारे में हमारी बात हुई, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज का एक ही काम होता है। क्या काम करता है बेटा? डीएनए को कट करने का काम करेगा, जेनेटिक मटेरियल को कट करने का काम करेगा। कैसे कट करेगा, आ जाओ समझते हैं। ये पूरा नेमिंग समझ में आया? आ जाओ। नेक्स्ट आता है हमारा मोड ऑफ कटिंग।
काटेंगे कैसे किसी का, ये समझते हैं। मोड ऑफ कटिंग। चल बेटा, मोड ऑफ कटिंग की अगर बात करें तो एक आएगा आपका ऑब्लिक कट। चल भाई, ऑब्लिक कट क्या कहती है हमारी एनसीईआरटी? रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज कट डीएनए लिटिल अवे फ्रॉम सेंटर। सेंटर से थोड़ा दूर जाके अगर कट करें तो कौन सा कट नाम दोगे इसको? ऑब्लिक कट नाम देंगे बेटा। और जो ऑब्लिक कट होती है ये कौन सा एंड बनाती है बेटा? क्रिएट करेगी स्टिकी एंड। कौन सी बनाएगी? स्टिकी एंड बनाएगी। आ जाओ, अभी आप एक एग्जांपल पढ़ के आए हो, चलो काटते हैं कि स्टिकी एंड बनाते हैं। पहले ये रहा अपना घटाक और सटाक, GAATTC, घटाक। और इस तरफ से आ जाओ बेटा, सडाक। ये लो, इतना तो तुम भी पढ़ लोगे, घटाक और सडाक याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है। नहीं तो आधे लोग क्या करते हैं, काटते समय भूल जाते हैं काटना कहां से था और किसका काटना था। क्लियर? चल भाई देखो, काटना तो पड़ोसी का काटना, अपने घर वालों का मत काटना कभी। क्लियर? चल भाई, ये हमने यहां से कट किया या फिर यहां से कट किया? अभी आप कटवा के आए हो रे। किसने काटा था ऐसे? सरप्राइज करे, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। जितने भी रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज होते हैं सबका काम होता है काटना। कहां से काटेंगे इस बेसिस पे अलग अलग होते हैं। 900 क्यों ढूंढ के ले आए? गलत तूने नहीं बोला था। ओ चल भाई, ये क्या बदतमीजी यार, क्लास के समय। चलो भाई, तुम्हारे एक सर यहां से जो ट्रांसफर लेके चले गए वही थे, है ना? तुम लोग नहीं जानते होगे, राघवेंद्र सर को जानते हो? कहां जानते हो? केमिस्ट्री, अरे तुमको पता है बड़ा, केमिस्ट्री के थे। हाँ केमिस्ट्री के थे, जो ट्रांसफर लेके चले गए उन्हीं का कॉल था। इसमें वो क्या करने लगते हो रे? हैं? तुम जो सोचते हो हमारे पास ऐसा कोई कॉल नहीं आता, और आता भी हो तो क्लास में नहीं आता। ये हमेशा याद रखना, क्योंकि हमारे पास भी जो है वो समझदार है। ठीक है? उसको ही पता है इस समय चिल्ला रहा होगा कुत्तों की तरह, इसके पास अब कोई काम नहीं है। पार्टी बदल दिए। वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। देखो तुमको एक शायरी सुनाते इसी बात पे। नहीं रहने दो, यहां आओ। अच्छा सुनो, एक शायरी सुनाते हैं। धोखा मिला जब प्यार में, जिंदगी में उदासी छा गई। धोखा मिला जब प्यार में, जिंदगी में उदासी छा गई। सोचा था आग लगा देंगे इस दुनिया को, सोचा था आग लगा देंगे इस दुनिया को, कमबख्त दूसरी पसंद आ गई। आ जाओ सुनो, बस आजा बेटा। देखो यहां पे हमने क्या लिया है, डीएनए का डबल स्टैंड लिया है, और इस डीएनए डबल स्टैंड को ध्यान से देखो, कौन सा कट लगा रहे हो आप? ऑब्लिक कट लगा रहे हैं। और जब भी ऑब्लिक कट लगता है तो एंड कौन सी आपकी बनती है बेटा? हमेशा स्टिकी एंड बनती है। क्या बनेगी अपनी? स्टिकी एंड बनेगी। एक चीज याद रखना, स्टिकी एंड बनाने वाले 3 ही एंजाइम होते हैं। एंजाइम का नाम होता है, एक होती है हमारी इको आर फर्स्ट, एक होती है बेटा बैम एच फर्स्ट, और एक होता है हैंड थर्ड।
इको आर फर्स्ट होता है, बैम एच फर्स्ट होता है और हिंड थर्ड होता है। ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, अपने ऑब्लिक कट लगाते हैं, जिसके वजह से क्या बनता है, स्टिकी एंड बनता है। क्लियर? आ जाओ, स्टिकी एंड बनेगा तो किस तरह होगा कुछ, ये लो, ये रही अपनी जी और ये रही सी टी टी ए। ये लो, पहली स्टिकी एंड बन के आई ये आपकी, राइट। दूसरी कौन सी स्टिकी एंड आएगी बेटा, ए टी टी सी, और यहां से क्या आएगी आपकी जी। दोनों के दोनों क्या बन के आइए, स्टिकी एंड। याद करो कल क्या बताया था, स्टिकी एंड जोड़ना आसान होता है, ब्लंट एंड। स्टिकी एंड जोड़ दोनों को सकते हैं, लेकिन अपना ज्वाइनिंग स्ट्रॉन्ग किसका होगा, स्टिकी एंड का होगा। नेक्स्ट अपनी आती है बेटा स्ट्रेट कट के बाद ऑब्लिक कट, सॉरी ऑब्लिक के बाद स्ट्रेट कट। नेक्स्ट आती है आपकी स्ट्रेट कट। अब ध्यान से देखियो, स्ट्रेट कट वहां पे आपने कहां से काटा था बेटा, सेंटर से दूर काटा था। ये कहां से काटेगी, सेंटर से कट करेगी डीएनए को, कहां पे, सेंटर पे, जिसके वजह से क्या बनेगा अपना, कौन सा एंड बनेगा अब, ब्लंट एंड बनेगा। ये लो डीएनए लो और काटते हैं बेटा। ये लिया सी 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 जी जी जी, फिर उसके बाद जी 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 सी सी सी। अब ध्यान से देखो, एक डाउट आता है, सर यहां आपने सीक्वेंस अलग लिया था, यहां सीक्वेंस अलग ले लिया, ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि बेटा हर एक एंजाइम का डीएनए सीक्वेंस काटने का तरीका अलग अलग होता है। क्लियर है? तो यहां पे जो एंजाइम काम करेंगी बेटा, अब कहां से कट लगाएगी, सेंटर से। ये लो, जब सेंटर से कट लगाओगे तो एक आपका सीक्वेंस निकल के आएगा सी 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 और जी जी जी, ये निकला। ये कौन सी एंड बनी बेटा, ब्लंट एंड। दूसरा अपना सीक्वेंस आएगा, क्या आएगी, जी जी जी, और नीचे क्या आएगा इसका सीक्वेंस, सी सी सी। ये लो, दोनों के दोनों जो एंड बने, ये कौन से एंड बने आपके, ब्लंट एंड बने। और ब्लंट एंड बनाने वाली जो अपनी एंजाइम होती है बेटा, एक होती है इको R5। मैंने क्या बताया था, पहला जो आया इको R फर्स्ट नाम दिया, ये कब आया होगा, 5वें नंबर पे आया है। किस बैक्टीरिया से आया है, इश्चेरिचिया कोलाई से आया है। इसकी भी स्ट्रेन क्या रही होगी बेटा, RY13 ही रही होगी। क्लियर? उसके बाद आती है हमारी समा फर्स्ट, और फिर आती है अपनी CLA थर्ड, सॉरी HAE आती है। ये लो, ये 3 ऐसे एंजाइम हैं जो क्या बनाएंगे, आपका ब्लंट एंड बनाएंगे। क्लियर? एंजाइम का नाम डायरेक्ट याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा यहां से। क्लियर? पूरा का पूरा रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की कहानी फिनिश होती है। अब आ जाओ बेटा, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आएगा वो आएगा दूसरा, जिसको आप नाम दोगे वेहिकल या फिर वेक्टर डीएनए। चलो, एक टूल्स एंजाइम, दूसरा टूल्स क्या था अपना, व्हीकल या वेक्टर डीएनए। अब ये जो व्हीकल या वेक्टर डीएनए होता है बेटा, ये स्पेशल डीएनए होता है अपना। ये क्या होता है बेटा, एक स्पेशल डीएनए होता है। और एक चीज बताओ, व्हीकल या वेक्टर डीएनए नाम कोई पकड़ो, आपको आंसर मिलेगा। क्या कैरी करेगा ये, डिजायर्ड जीन। अरे कमक्तों, ये लो, यही क्या है अपना, व्हीकल है, जिसको वेक्टर डीएनए नाम देते हो। क्या लेके चलती है ये, डिजायर्ड जीन तो लेके चलती है ना, बोलो। तो ये क्या करेगी, ये होती है बेटा स्पेशल डीएनए। और क्यों नाम दिया स्पेशल डीएनए, क्योंकि नॉर्मल डीएनए नहीं है, ये क्या बन चुकी है हमारी यार, रिकॉम्बिनेंट या मॉडिफाइड डीएनए बन चुकी है। क्लियर? स्पेशल डीएनए होती है जो कि क्या कैरी करती है बेटा, विच कैरी
डिजायर्ड जीन, जो क्या करेगी बेटा, डिजायर्ड जीन को लेके चलेगी या उसी को ट्रांसफर करने का काम करेगी। अब ये जो बेटा हमारी स्पेशल डीएनए होती है, जिसको अपन व्हीकल डीएनए नाम देते हैं, ये क्या होती है, ये खुद इसके पास कैपेबल होती है किसके लिए बेटा, सेल्फ रेप्लिकेशन के लिए। इसीलिए कैपेबल होती है बेटा सेल्फ रेप्लिकेशन के लिए। अगर ये सेल्फ रेप्लिकेशन नहीं करवा पाई तो आप किसी बैक्टीरिया में डाल भी दो तो एक से दूसरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बन पाएगा। क्लियर है? तो ये खासियत होती है हमारे व्हीकल या वेक्टर डीएनए की, इसके अंदर सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैपेसिटी प्रेजेंट होती है। और अगर सेल्फ रेप्लिकेशन यहां पे कैपेबिलिटी प्रेजेंट है, ये खुद से रेप्लिकेशन कर सकती है, तो इसकी 3 मेन प्रॉपर्टी होती हैं जिसकी वजह से ये सारा काम करती है। अब 3 मेन प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, आ जाओ समझते हैं बेटा। पहली प्रॉपर्टी होती है प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। पहला साइट क्या प्रेजेंट होगा इसके पास बेटा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होगा तो काम करेगी कोई वेक्टर क्या, नहीं बेटा, ये होना बहुत जरूरी है, जिसको अपन ओराई साइड भी नाम देते हैं। क्लियर? एनसीईआरटी में लिखती है वेक्टर मस्ट हैव ओराई साइट, इसके बिना कोई काम होने वाला नहीं है। so that it can replicate। अब एक चीज बताओ, ध्यान से देखना। अब तुम, हमने एक लिया बेटा मॉडिफाइड डीएनए या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्लियर? अब आप गेस करके देखो, अगर इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ना हो, इसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ना हो, एक चीज बताओ, जब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है, किसी आप बैक्टीरिया में ले जाके इसको रख दो, क्या ये एक से दूसरी कॉपी कभी बना पाएगी क्या? बोलो यार। और अगर एक से दूसरी कॉपी नहीं बनेगी, क्या हमारा टारगेट कभी कंप्लीट हो पाएगा? नहीं। अपना टारगेट क्या है? एक जीन दे तो अपने को लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन मिलना चाहिए, टारगेट तो यही ना। तो हमारा टारगेट, अपन ऐसा वेक्टर लेंगे जिसमें क्या प्रेजेंट होनी चाहिए बेटा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होनी चाहिए। और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट है तब तो ये रेप्लिकेट करती जाएगी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 बनते चले जाएंगे, जितना चाहो बनाते चले जाएंगे, क्योंकि इसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होगी। तो अगर इसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट है तो क्या ये भी तो कह सकते हैं ये इंक्रीज कर सकती है नंबर ऑफ डिजायर्ड जीन, इंक्रीज करेगी नंबर ऑफ डिजायर्ड जीन, या ये कह सकते हैं कि ये डिजायर्ड जीन के नंबर को बढ़ाने के लिए क्या करती है बेटा, सपोर्ट करती है। कितना डिजायर्ड जीन बनेगा कितना नहीं बनेगा ये कौन कंट्रोल करेगी, हमारी ओराई साइट कंट्रोल करेगी। अब कैसे, ये कैसे हम सर मान लें कितना बनेगी? अरे भैया, अगर आप एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए हो तो उसके अंदर कितना डिजायर्ड जीन है, एक डिजायर्ड जीन है। अब जितना ज्यादा ये रेप्लिकेट करता जाएगा, 1 से 2 अगर हमारे बन गए वेक्टर डीएनए, ये आप एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए हो, इसके अंदर ओराई साइट प्रेजेंट है या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट है, इसने रेप्लिकेशन करके 2 और बना दिए। तो एक चीज बताओ, तो अगर वेक्टर बनेगा तो क्या इसके अंदर से हमारी जो डिजायर्ड जीन है वो चली जाएगी क्या? कभी नहीं जाएगी भाई। अगर 1 से ये 2 बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो हमारी डिजायर्ड जीन भी क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसका मतलब डिजायर्ड जीन का नंबर कितना होगा ये कौन डिसाइड करेगी, ओराई साइट ही डिसाइड करेगी। क्लियर है ये? आ जाओ, ओराई साइट के बाद नेक्स्ट आएगा आपका सेलेक्टेबल मार्कर जीन। ये प्रॉपर्टी है बेटा किसकी, सब व्हीकल डीएनए के। नेक्स्ट आता है सेलेक्टेबल मार्कर जीन। चल भाई, सेलेक्टेबल मार्कर जीन जो सेलेक्ट करेगी वही होगी मार्कर जीन। ये लो, ये क्या करवाएगी बेटा, आइडेंटिफिकेशन
आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विच इज ट्रांसफर इन होस्ट सेल, या जिसको अपन रिकॉम्बिनेंट डीएनए नाम देते हैं। आ जाओ, सेलेक्टेबल मार्कर जीन क्या होती है बेटा? किसी भी हमारे वेक्टर में डिजायर्ड जीन आई है या नहीं आई है, ये बताने वाले जो जीन होंगे उसी को क्या नाम दोगे आप? सेलेक्टेबल मार्कर जीन। क्योंकि देखो, अपने को एक चीज लगता है, सर डिजायर्ड जीन हमने डाला है, हमको तो पता होगा आया है कि नहीं आया है। ये जितनी भी प्रोसेस होती है ना, सारे के सारे बेटा थर्मोसाइक्लर मशीन में होती है। और थर्मोसाइक्लर मशीन में एक ट्यूब लगी होती है, इसको नाम देते हैं इपेंड्रॉफ ट्यूब। एक मशीन है जिसका नाम है थर्मोसाइक्लर, और उसके अंदर ट्यूब लगी है जिसको नाम दिया आपने इपेंड्रॉफ ट्यूब। इस इपेंड्रॉफ ट्यूब में आप क्या क्या डालते हो पता भी है? इसमें आप निकाल के डाल देते हो बेटा बैक्टीरियल सेल। क्या डाला? बैक्टीरियल सेल डाल दिया, जिसमें क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मिड। इसी में आपने क्या डाला है? अपना डीएनए। क्लियर? इसी के अंदर अपन डाल देते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इसी के अंदर डाल देते हैं बेटा ज्वाइनिंग एंजाइम, और इसी के अंदर डाल देते हैं सिंथेसाइजिंग एंजाइम। सब कुछ डाल के छोड़ दिया, मशीन ऑन, अपना काम इसने शुरू कर दिया। क्लियर है? आप कैसे जानोगे इस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने इनको तोड़ा है या नहीं तोड़ा है? आपको पता है क्या टूटा है कि नहीं टूटा है? नहीं। क्या आपको पता चलेगा कौन जुड़ा है कौन नहीं जुड़ा है? नहीं, कुछ भी आपको पता नहीं है बेटा, अपन सिर्फ टेस्ट करके जान सकते हैं। क्लियर है? तो पहला हमने क्या किया बेटा, इनके पास अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट प्रेजेंट होगी तो बनने के बाद ये नंबर बढ़ते चले जाएंगे होस्टल में आगे ले चल के। कैसे बढ़ेंगे? ये सब प्रोसेस आगे आएगा हमारा। क्लियर है? अगर मान लेते हैं, एक शर्त मान लिया कि सर ठीक है ये कट गए हैं, एक शर्त मान लिया ये कट गए हैं इस ट्यूब में, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने काम किया तो ये कट गए, अच्छी बात है। चलो, काटने के बाद क्या कुछ ऐसा कंडीशन आता है अपना? ऐसे तो बना ना। आ जाओ, एक बना हमारा ऐसा और ये बनी हमारी डिजायर्ड जीन, कट गए हैं दोनों। यस, अपन मान चल रहे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने कट कर दिया है। ये कैसे पता चलेगा? ये आगे चल के हम जानेंगे। हम कैसे जाने सर काटा है? ये तो आगे हम जानेंगे जिल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड से। क्लियर? अब एक चीज बताओ, कौन सा तुम एंजाइम डालोगे? डीएनए लाइगेज। वेरी गुड। जब तुम डीएनए लाइगेज डालोगे तो क्या जरूरी है ये इससे जुड़ी जाएगा? डीएनए लाइगेज का काम क्या है? ज्वाइनिंग करने का। हो सकता है यही जाके आपस में ज्वाइन हो जाए, हो सकता है यही जाके आपस में ज्वाइन हो जाए दोनों के दोनों। भाई स्टिकी इंड तो बनी हुई है ना, ये इंड क्या इससे नहीं जुड़ सकती? जुड़ सकती है। कोई शर्त है आपके पास ऐसा? नहीं। ये सारी चीजें कहां चल रही है बेटा? इपेंड्रॉफ ट्यूब में चल रही है, अपने को पता नहीं चल रहा है। तो जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है हम कैसे जानेंगे? अपने को नहीं पता है बेटा। इसके लिए अपन यूज करेंगे सेलेक्टेबल मार्कर जीन। अब जितनी भी अपनी सॉल्यूशन बनी हुई है वहां, इसी को ले जाके किस में ट्रांसफर कर देंगे? बैक्टीरिया के अंदर। अब जब बैक्टीरिया में ट्रांसफर करेंगे, इसकी क्या गारंटी है ट्रांसफर हो ही गया होगा? पॉसिबिलिटी तो सारी है अपने पास। क्लियर? अब आ जाओ, इसी पॉसिबिलिटी को जो हमारा पूरा क्लियर कट बताएगा हुआ है कंडीशन या नहीं हुआ है, ये सारी चीजें बताने वाली जो जीन होगी उसको क्या नाम दोगे आप? सेलेक्टेबल मार्कर जीन। और ये जो सेलेक्टेबल मार्कर जीन होती है बेटा, ये होती है हमारी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होती हैं। सारी की सारी सेलेक्टेबल मार्कर जीन क्या होती हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होती हैं। और ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हमारी एनसीईआरटी ने कुछ नाम लिख रखा है, याद रखिएगा आप। एक होती है बेटा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, एक होगी कौन सी? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। दूसरी होगी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। तीसरा होगा क्लोरेमफेनिकॉल रेजिस्टेंस जीन। और एक होती है बेटा कैनामाइसिन रेजिस्टेंस जीन। ये जितनी भी एंटीबायोटिक्स है सब आपको मार्केट में अवेलेबल मिलेगी। जो मेडिसिन लेते हो ना बैक्टीरिया को मारने के लिए,
अरे एंटीबायोटिक एक तो एम्प्लिसिलिन रेजिस्टेंस जीन तो तुम जानते ही हो, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी तुमने नाम, तो ये तो दोनों कॉमन मिल जाएंगे। क्लोरामफेनिकल रेजिस्टेंस जीन मलेरिया कंडीशन होती है जब, है ना। और क्या होती है बेटा, कैनामाइसिन रेजिस्टेंस जीन, ये भी जब आपका फीवर का लेवल हाई होता है तब भी आप यूज करते हो। क्लियर है। ये सारे के सारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हमारे क्या होते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं। कैसे ये सेलेक्टेबल मार्कर हो गए, आ जाओ समझते हैं। ये हमने लिया अपना डीएनए, छोड़ो काट पीट के डायरेक्ट शुरू करते हैं कहानी। अबे कट गया है, चल भाई, ये हमने कटा कटाया पूरी कहानी ले ली, ठीक है। ये हम मान के चल रहे हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने कट किया है। क्लियर। काटने के बाद का क्या सीन बना, इनको अपन जोड़ेंगे। कौन सा एंजाइम डालोगे, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज के बाद यहां पे अब दो दो पॉसिबिलिटी बनेंगी बेटा। एक पॉसिबिलिटी बनेगी कि एक हमारा सिर्फ और सिर्फ कौन जाके जुड़ जाए, आपस में प्लाज्मिड के ही दोनों स्टिकी एंड जाके जुड़ जाए, ये पहली पॉसिबिलिटी हुई। दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी कि सर प्लाज्मिड में कौन चला गया होगा, हमारा डिजायर्ड जीन चला गया होगा। तो एक हमारी क्या बनेगी बेटा, नॉन रिकॉम्बिनेंट, बोलो एक क्या बनेगी, नॉन रिकॉम्बिनेंट, और एक क्या बनेगी, रिकॉम्बिनेंट बनेगी। दो दो पॉसिबिलिटी यहीं से दिख गई। अब इसको क्या करेंगे बेटा, बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म करवाएंगे। क्लियर। चलो बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म करवाते हैं इनको, ये लो, अबे ट्रांसफॉर्म करवाए बैक्टीरिया में। अब एक चीज बताओ, जब आप बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म करवाओगे, इसकी क्या गारंटी है, हर केस में ये चले ही जाएंगे, हो सकता है ना जाए। तो अगर ये नहीं गए तो हमारी जो सेल होगी बैक्टीरियल सेल, वो क्या होगी, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगी। एक क्या बनेगी अपनी, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, क्योंकि इसके अंदर अभी तक क्या नहीं गया है, प्लाज्मिड नहीं गया, लेकिन मेन डीएनए तो है ना, बोलो। ये क्या होगी अपनी, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगी, यानी इसके अंदर हमारी प्लाज्मिड कोई भी नहीं गई। दूसरा शर्त यह भी तो बन सकता है कि सर इसके अंदर जो ट्रांसफर हुआ वो कौन चला गया, अपना नॉन रिकॉम्बिनेंट चला गया। वेरी गुड, कौन आ गया इसके अंदर, नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो ये ट्रांसफॉर्मेंट होगी या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगी, ट्रांसफॉर्मेंट होगी। क्या होगी, ट्रांसफॉर्मेंट के साथ साथ नॉन रिकॉम्बिनेंट होगी। पक्की बात। ये क्या होगी, ट्रांसफॉर्मेंट के साथ साथ नॉन रिकॉम्बिनेंट होगी। पक्की बात। और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि सर अपनी जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, इसके अंदर क्या चली गई हो, हमारी ट्रांसफॉर्मेंट चली गई हो, यानी कि इसके अंदर हमारी गई पूरी कंडीशन और कैसी बनी, यहां से रिकॉम्बिनेंट गई हो। तो ये क्या होगी बेटा, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगी या नहीं होगी। पक्की बात। हम कैसे जानेंगे कि कौन सी शर्त बनी होगी, अपने को नहीं पता है। ये तीन पॉसिबिलिटी अपने को पता है कि सर ये तीनों पॉसिबिलिटी अपनी बन सकती है। क्लियर है। अब ये तीनों पॉसिबिलिटी बन गई तो सीधा सीधा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लो, कोई भी एक, एम्पिसिलिन ले लेते, चलो। क्लियर। एम्पिसिलिन डालोगे जो रिकॉम्बिनेंट होगी, इसके अंदर सपोज दैट हमने कहा एम्पिसिलिन जीन आया, तो एम्पिसिलिन जैसे ही डालोगे बेटा उसके लिए सेंसिटिव फटाक से 1 किल हो जाएगी, रिकॉम्बिनेंट खत्म हो जाएगी। क्लियर। नॉन रिकॉम्बिनेंट बच जाएंगे अपने। क्लियर। आगे चल के सारा प्रोसेस कैसे होगा अपन जानेंगे, ठीक है। दूसरी अपन स्प्लाइसिंग जीन ले आएंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट भी चली जाएगी, बचेगी सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो एक चीज अपने को पता चल गया, जो पहले गई थी एम्पिसिलिन डालने पर, वही क्या थी, हमारी रिकॉम्बिनेंट थी। बस उसी कॉपी को कल्चर करवा। अब कुछ लोग को लगेगा सर वो मर गया तो कल्चर कैसे करवाएंगे, ये एक प्लेट पे नहीं करते, 3 प्लेट पे हमने तीनों कंडीशन रख ली। पहले प्लेट में डाला, पता चला एक गायब, जैसे एम्पिसिलिन डाला एक गायब हो गई, जो गई उसके अंदर एम्पिसिलिन की सेंसिटिविटी प्रेजेंट थी, इसलिए चली गई।
तो दूसरे प्लेट में तो अपने को अंदाजा लग गया ना, जो गई है वही क्या थी, रिकॉम्बिनेंट थी। तो अब बाकियों को हटाओ, जो मरा है पहले प्लेट में, दूसरे प्लेट में से उसी को कल्चर करवाना शुरू कर दो। क्लियर है? अपने को कुछ भी नहीं पता था ये रिकॉम्बिनेंट बनी है, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट। ये बताएगा कौन? अपना एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। इसीलिए इसको आप क्या नाम दोगे? सेलेक्टेबल मार्कर नाम देंगे। चलो, इसलिए आप इसको क्या नाम दोगे बेटा? सेलेक्टेबल मार्कर नाम देंगे। क्लियर है? तीसरी, इसी में व्हीकल डीएनए में हमने बताया पहली प्रॉपर्टी प्रेजेंट होनी चाहिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और दूसरा क्या प्रेजेंट होना चाहिए? सेलेक्टेबल मार्कर। तीसरा, इसी में एक और प्रॉपर्टी प्रेजेंट होनी चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी होती है रिस्ट्रिक्शन साइट या फिर क्लोनिंग साइट। चलो, अब ये रिस्ट्रिक्शन साइट या क्लोनिंग साइट क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। देखो, क्लोनिंग साइट का मतलब क्या होता है? ये आपने लिया था अपना प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को जहां से अपन कट करते हैं, यहां से कट हुआ, और कट होने के बाद कुछ इस तरह एंड बना, राइट? तो यहां पे क्या इंट्रोड्यूस करवाया था तुमने? डिजायर्ड जीन। क्लियर है? यहां क्या इंट्रोड्यूस करवाए हो? डिजायर्ड जीन इंट्रोड्यूस करवाए हैं। तो सीधा सीधा वेक्टर के जिस रीजन को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करती है, रिस्ट्रिक्शन साइट नाम देते हैं, या फिर जिस जगह पे हमारी डिजायर्ड जीन जाके इंसर्ट होती है, उसे क्या नाम दोगे? क्लोनिंग साइट नाम देंगे। क्लियर है? आ जाओ, ये लो। वेयर डिजायर्ड जीन इंसर्टेड, इसी को क्या नाम दोगे आप? रिस्ट्रिक्शन साइट या क्लोनिंग साइट। ये लो, एनसीईआरटी लिखती है क्लोनिंग साइट एक्चुअली अ रिस्ट्रिक्शन साइट। Where restriction endonuclease cut the vector। ये लो, जहां से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वेक्टर को कट करेगी, उसी को आप रिस्ट्रिक्शन साइट या फिर क्लोनिंग साइट नाम देंगे। अब आप ध्यान से देखना, ये हमने लिया अपना एक प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को कहां से काटा जाएगा, ये डिसीजन हम लेंगे या एंजाइम लेगा? कौन लेगा ये डिसीजन? एंजाइम लेगा। क्लियर है? ये हमने लिया, हमने कहा हमारी मर्जी यहां से काटने की है, तो यहां पे काटने के लिए हम डिसाइड नहीं करेंगे बेटा, जो यहां का एंजाइम होगा वो डिसाइड करेगा। अगर यहां पे एंजाइम है हमारा इको आर फर्स्ट, तो ये यहीं से कटेगा, और इसके अलावा कहीं से कट सकता है क्या? नहीं। हर समय कोई भी वेक्टर या प्लाज्मिड कहां से कटेगी? जहां उसकी रिस्ट्रिक्शन साइट होगी बेटा। और एक पॉइंट यहीं पे एनसीईआरटी एक और लिखती है, अ गुड क्लोनिंग वेक्टर हैज मेनी रिस्ट्रिक्शन साइट फॉर मेनी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब ये क्या होता है बेटा? आ जाओ, ये भी समझ लेते हैं, जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा। ये लो, गुड क्लोनिंग वेक्टर हैज मेनी रिस्ट्रिक्शन साइट फॉर मेनी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, बट ओनली वन साइट फॉर ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये क्या कहती है एनसीईआरटी? ध्यान से देखना, ये अपनी वेक्टर,
आधे लोग तो बोर होंगे, क्या बार बार वही गोला खींच रहे हो। भाई पूरे चैप्टर में यही चलेगा अपना, वेक्टर वेक्टर वेक्टर। ध्यान से देखो, अगर यहां से हमने कहा इकोलाई RY13 ने कट किया, भाई कितनी रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट? एक। हमने कहा यहां पे एक और रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है BAMH1 के लिए। एक वेक्टर के पास कितने रिस्ट्रिक्शन साइट? 2। क्लियर? हमने कहा यहीं से इसको कट किया साल फर्स्ट ने, कितनी आ गई? 3। हमने कहा यहीं से इसको कट किया PVU सेकेंड ने, 4 हो गया। यहां से हमने कहा इसको कट किया PST फर्स्ट ने, कितने हो गए? 5 हो गए। यहां से इसको कट किया PVU फर्स्ट ने, कितने हो गए? 6। हमने कहा यहां से इसको कट किया हिंड थर्ड ने, कितने हो गए? 7। वेरी गुड। चलने तो कहानी, इतना उदास क्यों हो जाते हो तुम लोग? यहां से इसको कट किया CLA फर्स्ट ने, कितने हो गए? 8 हो गए। एक चीज बताओ, अगर एक अच्छा क्लोनिंग वेक्टर है तो उसके पास जितनी रिस्ट्रिक्शन साइट होगी उतना हमारे लिए अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? हो सकता है हमारे पास एंजाइम PUV फर्स्ट प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, और हमारे पास जो प्लाज्मिड हो उसमें इसके लिए रिस्ट्रिक्शन साइट हो ही नहीं। क्या आप काट पाओगे इसको? नहीं काट पाएंगे। भैया आपके पास जो प्लाज्मिड है उसमें इसके लिए साइट नहीं है और आपके पास एंजाइम सिर्फ यही अवेलेबल है, क्या आप इसको काट पाओगे? नहीं काट पाएंगे। हमने माना हमारे पास साल फर्स्ट है लेकिन इसके पास साइट नहीं है, क्या काट पाओगे? नहीं। लेकिन हमने कहा हमारे पास एक ऐसी प्लाज्मिड है जो इस 8 के लिए रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है। इस 8 में से कितने भी हम गरीब हो, कोई एक एंजाइम तो होगी रे, बोलो। कोई एक एंजाइम हमने कहा हमारे पास है इको आर फर्स्ट, और जैसे इस प्लाज्मिड में घुसड़ेगा तुरंत यहीं से कटेगी। क्या लिखा गया है? अ गुड क्लोनिंग वेक्टर हैज मेनी रिस्ट्रिक्शन साइट फॉर मेनी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। एक अच्छे क्लोनिंग वेक्टर की पहचान होती है कि उसके पास कई सारे रिस्ट्रिक्शन साइट होने चाहिए, कई सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए। पक्की बात? क्योंकि हमारे पास जरूरी थोड़ी ना कौन सी एंजाइम मिलेगी। क्लियर है? एक चीज बताओ, तुम डॉक्टर के पास जाओ और मांगो एक मेडिसिन दो फीवर की, और तुम एक टैग चिपका देना अपने को, सिर्फ कालपाल देना। हो सकता है उसके पास कालपाल ना हो रही, कोई गरीब मेडिसिन वाला, तुम बोलो फीवर की दे दो, कोई भी दे दो, तब पॉसिबिलिटी है मिलने की? बोलो, क्योंकि तुमने ऑप्शन दे दिया उसको। तो यहां पे भी तो वही है, अगर 8 रिस्ट्रिक्शन साइट है, अपने पास कोई एक एंजाइम मिल जाए उसको तोड़ लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखते हैं एनसीईआरटी? बट ओनली 1 साइट फॉर ईच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब आप ध्यान से देखो, जितने आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिए हैं, क्या कोई कहीं पर रिपीट हुआ है? क्या नहीं हुआ है? अब ध्यान से देखना, अगर ये पहली चीज याद रखना, इसके पार्ट 8 रिस्ट्रिक्शन साइट है, इसका मतलब 8 एक साथ नहीं तोड़ेंगे, एक कोई जाएगा तोड़ने के लिए। क्लियर है? अगर आपने PST फर्स्ट डाला है तो PST फर्स्ट इसको यहां से तोड़ेगा। क्लियर है? अगर आपने साल फर्स्ट डाला, साल फर्स्ट यहां से तोड़ेगा। क्लियर? सपोज दैट हमने कहा ये हमारा प्लाज्मिड और इसके पास यहां पे प्रेजेंट है इको आर फर्स्ट के लिए रिस्ट्रिक्शन साइट, और यहां भी प्रेजेंट है इको आर फर्स्ट के लिए रिस्ट्रिक्शन साइट। एक ही एंजाइम के लिए 2 साइट है। तो एक चीज बताओ, जैसे ही आप इसके अंदर इको आर फर्स्ट इंट्रोड्यूस करवाओगे, वो कहां कहां से कट करेगी? यहां से भी काटेगी और यहां से भी काटेगी। अब क्या लग रहा है, आपका स्टिकी एंड बनेगा या ब्लंट एंड बनेगा? डीएनए बेटा फ्रेगमेंट में टूट जाएगी। क्लियर है? आपकी वेक्टर क्या हो जाएगी? फ्रेगमेंट में टूट जाएगी, कभी आपके काम की हो ही नहीं सकती। यही तो लिखा हुआ है, गुड क्लोनिंग वेक्टर हैज मेनी रिस्ट्रिक्शन साइट फॉर मेनी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ढेर सारी रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए ढेर सारे एंजाइम के लिए, बट ओनली 1 साइट फॉर ईच रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। क्लियर है? ये बात क्लियर हुआ कि एक व्हीकल या वेक्टर डीएनए की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? 3।
एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होना चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर जीन प्रेजेंट होनी चाहिए, और क्या प्रेजेंट होनी चाहिए, क्लोनिंग साइट प्रेजेंट होनी चाहिए। तब क्या बनेगी, हमारी एक क्लोनिंग वेक्टर बनेगी। क्लियर है? अब आ जाओ, स्टार्ट करते हैं बेटा क्लोनिंग वेक्टर की कहानी। चलो वेक्टर ही तो पढ़ रहे हैं ना अपन, वेक्टर या व्हीकल डीएनए। देखो कौन कौन सी होती हैं अपनी क्लोनिंग वेक्टर, कौन कौन सी हैं बेटा, आ जाओ समझते हैं। क्लोनिंग वेक्टर, कई सारे हमारी क्लोनिंग वेक्टर होती हैं, डिटेल में एक का नाम सिलेबस में है, बाकी सबका सिर्फ नाम है हमारे। क्लियर? एक होती है हमारी क्लोनिंग वेक्टर PBR 322। कौन सी होती है बेटा, PBR 322। यहां पे जो P है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, प्लाज्मिड को, लेकिन B और R रिप्रेजेंट करता है साइंटिस्ट का नेम। नाम बता सकते हो, बॉलिवर और रोड्रिगेज। ये तुम्हारे बोर्ड में था रे, ये तो 100% रहा होगा, दिया था बोर्ड का एग्जाम तूने, तो याद था साइंटिस्ट, तो तू चीट करके पास हुई है फिर, है ना? तुम्हें याद था, तो तू भी चीट करके पास हुई है। तू 12 पास हो क्या ये? अच्छा इसे ये भी नहीं पता, मैट्रिक बैंक में क्या करती हो, यही? अरे बाप रे, बड़ी दुखद घटना है। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ पीवीआर 322 की कहानी समझते हैं बेटा। देखो पीवीआर 322 को बताने वाले दो साइंटिस्ट थे इस प्लाज्मिड को, एक बॉलिवर और रोड्रिगेज, राइट? इन्होंने बेटा जो ट्रेनिंग की थी ये 322 नंबर पे आया था, इसीलिए इसका नाम रख दे दिया गया पीबीआर 322। आ जाओ पीबीआर 322 क्या होता है इसको समझते हैं बेटा। हमारी एनसीईआरटी ने बना रखा है डायग्राम, थोड़ा सा डरावना है लेकिन याद रखना बहुत काम का है। अपने नीट ऑल इंडिया पीएमटी 2012 का पूछा गया क्वेश्चन है ये क्या चल रहा है रे आज, बन जा भाई, कसम खा के बैठाओ। आ गया, याद करो ये अपन ने बहुत बनाया है रे बचपन में, बनाए हो हैं? नहीं बनाए हो? तुम भी गरीब थे इसका मतलब हमारी तरह। चलो भाई, ये है हमारा प्लाज्मिड PBR 322। डिटेल में इसी के जाना है और किसी के डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। शर्त शुरू करो बेटा, एक प्लाज्मिड की एक अच्छे क्लोनिंग वेक्टर की पहली पहचान, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होनी चाहिए। ये ले बेटा, यहां पे प्रेजेंट होती है अपनी ओराई साइट। पहली कौन सी साइट मिलेगी आपको, यहां पे ओराई साइट मिलेगी। पहली शर्त हमारी पूरी हुई या नहीं? पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त क्या बोला है, सेलेक्टेबल मार्कर जीन प्रेजेंट होनी चाहिए। ये लो, यहां पे हमारी दो सेलेक्टेबल मार्कर जीन होती है बेटा, एक होती है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और एक होती है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। तो अब बताओ दूसरी शर्त फॉलो हो रही है कि नहीं हुई? चलो यार, ये तो पेंटिंग भी नहीं आ रहा है, कभी जिंदगी में पेंटर बनना हुआ तो नहीं बन पाएंगे फिर, क्या कहते हो? ये क्या बदतमीजी है यार, कभी तो बन जाएंगे यार, जिस दिन बनने का सोच लेंगे उस दिन बन जाएंगे। तुम्हारे घर का ऑर्डर हो तो बता देना, मैं पेंट कर दूंगा घर। अरे यार, अच्छा तू भी मेरी तरफ फुटपाथ पे रहता है? अच्छा हम दोनों साथ में ही सोते हैं। हाँ चल, बस बस बस, उसका अपना प्रॉपर्टी पहले से है बना हुआ, टेंशन ना लो, उसने अपनी रजिस्ट्री करा रखी है। और जिस जमीन पे किसी का मकान बन जाए ना, उस जमीन की तरफ नजर नहीं डालते, याद रखना, उस जमीन का मालिक यहां बैठा हुआ है है ना? देखो, एक हुई अपनी एम्प्लिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और एक हुई टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। क्या अपनी दूसरी शर्त फॉलो हुई है नहीं? सेलेक्टेबल मार्कर जीन। तीसरी शर्त क्या है बेटा?
क्लोनिंग साइट या फिर रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होनी चाहिए। रिस्ट्रिक्शन साइट की बात करोगे, यहां पे 8 रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होती है बेटा पीवीआर 322 पे। अभी जो डायग्राम बना था ना वो पीवीआर 322 का ही था। सबसे पहले जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन होती है, यहां पे एक प्रेजेंट होता है बेटा बैम एच फर्स्ट के लिए रिकॉग्निशन साइट, और एक प्रेजेंट होता है साल फर्स्ट के लिए रिकॉग्निशन साइट। क्लियर। उसके बाद ये ऊपर जो आपको खाली नजर आ रहा है, एक होती है इको आर फर्स्ट रिकग्निशन साइट, दूसरी होती है CLA फर्स्ट, और तीसरी होती है बेटा हिंड थर्ड के लिए रिस्ट्रिक्शन साइट। नोट्स में सही करो, हिंड सेकंड लिखा गया है नोट्स में, नोट्स में हिंड सेकंड लिखा गया, सही करो। एनसीईआरटी ने हिंड थर्ड लिखा है। पेन तो लेके आया करो रे गरीबो, है वो भी पेन भी उससे मांग रही है। किया हो गया सबका। आ जाओ, 3 रिस्ट्रिक्शन साइट यहां पे मिली, 2 रिस्ट्रिक्शन साइट कहां मिली बेटा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पे। उसके बाद जो हमारी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन होती है, यहां पे 2 मिलते हैं, एक बनता है PST फर्स्ट और एक होती है PVU फर्स्ट। ये लो कितने आ गए, काउंट करो, 2 इधर 3 इधर, 5 और 2 इधर, कितने हो गए 7। उसके बाद एक यहीं पे बेटा हमारी छोटी सी साइट प्रेजेंट होती है जिसको आप नाम देते हैं बेटा रोपिंग साइट। इसको क्या नाम देते हैं, रोप साइट नाम देते हैं। ये जो रोप होती है बेटा, इसके ऊपर हमारी प्रेजेंट होती है PVU सेकेंड का रिस्ट्रिक्शन साइट। अब क्वेश्चन आता है सर ये तो आपने बताया था एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, हम समझ गए सिलेक्टेबल मार्कर जीन है। टेट्रासाइक्लिन सिलेक्टेबल मार्कर जीन है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ये भी समझ में आया, 8 रिस्ट्रिक्शन साइट ये भी समझ में। ये रोप क्या है, देखो रेप्लिकेशन में जो अपन प्रोटीन या एंजाइम यूज करते हैं, उस प्रोटीन या एंजाइम का फॉर्मेशन अपना रोप करवाता है। जब रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन में जो प्रोटीन या एंजाइम यूज होंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन या एंजाइम इन्वॉल्व होंगे किसमें बेटा, रेप्लिकेशन में। उसी को क्या नाम दोगे आप, रोप नाम दोगे। रोप का क्या काम होगा बेटा, प्रोटीन या एंजाइम की सिंथेसिस करवाएगा जो कि रेप्लिकेशन में हेल्प करेंगे। क्लियर। क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा जाएगा, यहां पे कितने रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है, 8। कहां कहां पे प्रेजेंट है, आ जाओ शुरू करते हैं। एक क्या मिला आपको यहां पे, ओराई साइट। दूसरी क्या मिली आपको, सेलेक्टेबल मार्कर जीन। पीबीआर 322 का सिलेक्टेबल मार्कर जीन कौन कौन है बेटा, नाम बोलो। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। एक क्वेश्चन तो यही है रे कि पीबीआर 322 पे कितने मार्कर सिलेक्टेबल मार्कर जीन प्रेजेंट है, 2। कौन कौन से, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। तीसरा क्या प्रेजेंट है इस पे, 8 रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है। और ये जो 8 रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट हैं, कौन कौन से हैं और कहां कहां हैं, आ जाओ समझते हैं। ये जो 8 रिस्ट्रिक्शन साइट की कहानी शुरू करोगे, सबसे पहले आ जाओ बेटा एम्पिसिलिन की बात करते हैं। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन पे आ गए। यहां पे कौन है बेटा, एक है PST फर्स्ट और एक है PVU फर्स्ट। फिर आ जाओ बेटा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पे, कितने लोग हैं यहां पे, 2 लोग हैं। कौन कौन से, बैम एच फर्स्ट और सेल फर्स्ट। पक्की बात, बाकी लोग तो चाहे जहां घुमाते चले जाओ। एक PVU सेकंड है क्या, जो कहां प्रेजेंट है बेटा, रोप साइट पे प्रेजेंट है। क्या यहां पे इको आर फर्स्ट प्रेजेंट है क्या, क्या यहां पे CLA फर्स्ट प्रेजेंट है क्या यहां पे आपका हिंड थर्ड प्रेजेंट है क्या। ये लो 8 रिस्ट्रिक्शन साइट हमारे क्लोनिंग वेक्टर पे प्रेजेंट है, किस पे, PBR 322 पर। 2 कहां है हमारे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन पर, कौन कौन से हैं, PST फर्स्ट और PVV फर्स्ट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन पे कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है।
क्लियर है? या फिर टेट्रासाइक्लिक रेजिस्टेंस जीन पे कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है। देखो यहां से जब वो क्वेश्चन घुमाने पे आएगा ना, इतना घुमा देगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। क्लियर? वो कुछ भी क्वेश्चन घुमा सकता है। ये तक पूछ लिया जाता है अगर सिलेक्टेबल मार्कर जीन को हम रिमूव कर दें, क्या गुड क्लोनिंग वेक्टर कहलाएगा? क्या इस पे हम किसी बैक्टीरिया का हम कभी अंदाजा लगा पाएंगे यहां पे क्लोनिंग हो रही है नहीं हो रही है? या पूछ लेगा हमने क्या किया, इको आर फर्स्ट 2 बार डाल दिया, तो बताइए कितने प्लाज्मिड यहां पे डीएनए के कितने फ्रेगमेंट बनेंगे? ये आप डिसाइड ही नहीं कर सकते कितने फ्रेगमेंट बनेंगे। एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए आपने 2 साइड दे दिए। क्या क्लोनिंग वेक्टर है वो? अब डीएनए के फ्रेगमेंट बन गए अब तो। क्लियर? और आगे चले, थोड़ा सा चलते हैं। प्लाज्मिड तो खत्म करके जाओ, अबे वेक्टर तो खत्म कर लो। चलो आ जाओ, पहला हमारा कौन सा वेक्टर आया बेटा? PBr 322, राइट। उसके अलावा कई ऐसे, अब देखो जो PBr 322 है किसमें यूज करेंगे बेटा? इसका यूज क्या है? यूज करेंगे बेटा जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया में। क्लियर? इसका यूज क्या होगा बेटा? जब बैक्टीरिया में अपने को जीन ट्रांसफर करना होगा तो कौन सा प्लाज्मिड यूज करेंगे? PBr 322 यूज करेंगे। उसके अलावा एक होती है बेटा हमारी PUC 18 एंड PUC 19, दोनों के दोनों बैक्टीरियल प्लाज्मिड है बेटा। ये जो U और C दिया गया है, ये प्लाज्मिड डिस्कवर्ड की गई थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। कहां डिस्कवर्ड की गई थी? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? उसके अलावा एक प्लाज्मिड होती है हमारी TI प्लाज्मिड, एक होती है हमारी RI प्लाज्मिड। नाम बता सकते हो क्या पूरा? TI प्लाज्मिड का पूरा नाम ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, RI का नाम रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये दोनों के दोनों जो होते हैं बेटा कहां प्रेजेंट होते हैं? किससे ऑब्टेंड करते हो बेटा? ऑब्टेंड करते हैं बेटा इसको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन से। किससे ऑब्टेंड करते हैं? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन से ऑब्टेंड करते हैं। और ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन होती है डिजीज काज करती है प्लांट में। बोलो, क्राउन गर्ल डिजीज नाम सुने हो? सब ये डिटेल में आएंगे, अपने टेंशन न लो। क्लियर? उसके बाद और प्लाज्मिड आती है बेटा, एक प्लाज्मिड आती है हमारी बैक्टीरियोफेजेस प्लाज्मिड। ये क्या होती है बेटा? बैक्टीरियोफेजेस प्लाज्मिड। जब किसी बैक्टीरिया में वायरस को इंट्रोड्यूस करवाना होता है तो कौन सी प्लाज्मिड लेते हैं? बैक्टीरियोफेजेस प्लाज्मिड। 2 टाइप की होती है बेटा, एक होती है लैम्डा फेजेस प्लाज्मिड और एक होती है M13 प्लाज्मिड। जब भी किसी वायरस को बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करवाना तो कौन सा प्लाज्मिड लोगे? बैक्टीरियो प्लाज्मिड लेंगे। उसके बाद एक होती है बेटा वायरल प्लाज्मिड। ये जो वायरल प्लाज्मिड होती है बेटा, किसी प्लांट में या किसी एनिमल में वायरस को इंट्रोड्यूस करवाना है तब कौन सा प्लाज्मिड लेंगे आप? वायरल प्लाज्मिड लेंगे। ये ले बेटा वायरल प्लाज्मिड। एक होती है बेटा आपकी CAMV, एक होती है CAMV, पूरा नाम होता है कैलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। एक चीज बताओ, कैलीफ्लावर मोज़ेक वायरस प्लांट में होता है या एनिमल में होता है? प्लांट में। तो इसको किस में इंट्रोड्यूस करवाएंगे? प्लांट में। एक होता है रेट्रोवायरस, किस में इंट्रोड्यूस करवाएंगे बेटा? एनिमल में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। क्लियर? उसके बाद 2 और प्लाज्मिड होती है बेटा, एक होता है बैक और एक होता है याक। ये बैक और याक ये तो आप पढ़े होगे रे। ये दोनों के दोनों लार्जर साइज के प्लाज्मिड होते हैं और ये लार्जर साइज के प्लाज्मिड यूज किए जाते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। कहां यूज किए जाते हैं? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यूज किए जाते हैं। बैक
बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम नाम देते हैं, या ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। दोनों के दोनों ये जो प्लाज्मिड होते हैं कैसे होते हैं बेटा? लार्ज साइज के प्लाज्मिड होते हैं, जिसको किस में यूज करते हैं बेटा? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यूज करते हैं। क्लियर? और एक हमारा आखिरी प्लाज्मिड होता है जिसको अपन नाम देते हैं ट्रांसपोजोन। ये जो ट्रांसपोजोन होता है बेटा, आपने नाम सुना होगा जंपिंग जीन का। नाम सुने हो? जंपिंग जीन का मतलब जीन कूद कूद के नहीं चलेगा बेटा, इस जीन के पास लोकेशन चेंज करने की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसको क्या नाम देते हैं? जंपिंग जीन। और इस जंपिंग जीन की डिस्कवरी किसने की थी बेटा? बारबरा मैक्लिंटॉक ने मेज प्लांट में डिस्कवर्ड किया था। पूछा गया क्वेश्चन है ये तुम्हारे यहां का। क्लियर है? इसको, इस जंपिंग जीन को किसने डिस्कवर्ड किया था? ये लो, बारबरा मैक्लिंटॉक। कहां डिस्कवर्ड की थी बेटा? मेज प्लांट में। आपको पता है मेंडल के बाद एक महिला मेंडल आई थी। अरे मेंडल को तो जानते हो, ग्रेगर जॉन मेंडल, जो मर गया, फादर ऑफ जेनेटिक्स। अच्छा, जेनेटिक्स को उसी ने पैदा किया था, उसका बच्चा नहीं पैदा कर पाया, इसका मतलब सुनो, ग्रेगर जॉन मेंडल ने आपकी जीन बनवाई थी, जंपिंग जीन बारबरा मैक्लिंटॉक ने बनवाया, इसीलिए इसको लेडी मेंडल नाम दिया गया है। इसको क्या नाम दिया गया? महिला मेंडल। जाओ